हम्म, जब भी किसी नए राष्ट्र के निर्माण की तस्वीर दिमाग में उकेरी जाती है ना, तो अक्सर बहुत ही ठोस और स्पष्ट आकृतियां सामने आती हैं। मतलब बड़े बड़े कारखाने हो गए, नदियां, बड़े बांध, या फिर सीमाओं पर खड़ी एक शक्तिशाली सेना। बिल्कुल। ये वो बुनियादी ढांचे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, राइट? जिन्हें छुआ जा सकता है। हाँ, एकदम सही। लेकिन जब बात किसी राष्ट्र के दिमाग को आकार देने की आती है, तो ये जो कंक्रीट और स्टील का ढांचा है ना, ये अचानक गायब हो जाता है। शिक्षा के इस विशाल परिदृश्य में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत धुंधला सा है। मैं कहूंगी कि ये एक ऐसे विशाल और जटिल जाल की तरह है जहां हर धागा सीधे समाज के भविष्य से जुड़ा है। मतलब भौतिक चीजें बनाना तो एक इंजीनियरिंग की समस्या है। हाँ, वो तो मैप पर बन जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब लाखों करोड़ों बच्चों के सोचने के तरीके को, उनके मूल्यों को एक दिशा देनी हो ना, तो वो एक बहुत ही जटिल नीतिगत भूल भुलैया बन जाती है। सही बात है। और आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी चक्रव्यूह को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो रंजन सर द्वारा तैयार किए गए बेहद सटीक और परीक्षा केंद्रित नोट्स हैं। और ये नोट्स विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो केवीएस, एनवीएस या डीएसएसबी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो आज का जो हमारा फोकस है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये कोई इतिहास का उबाऊ पन्ना नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिससे होकर हम सभी का बचपन गुजरा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ओरिजिन स्टोरी को समझने के लिए हमें 1960 के दशक के भारत को समझना होगा। मतलब वो एक ऐसा दौर था जब देश ने हाल ही में युद्ध देखे थे। अकाल और सूखे का भी सामना किया था, है ना? हाँ, और कई तरह के भाषाई तनाव भी पनप रहे थे। उस समय तक भारत में शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों का विषय था। मतलब एक राष्ट्रीय दिशा का पूरी तरह से अभाव था। तो अगर मैं 1968 से पहले की शिक्षा व्यवस्था को देखूं, तो इसे एक बिखरे हुए जिक्सॉ पजल की तरह देखा जा सकता है, जिसके टुकड़े अलग-अलग राज्यों के पास थे। एकदम सटीक एनोलॉजी है। हर राज्य अपनी समझ से उस पजल को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब किसी राज्य में स्कूली शिक्षा 10 साल की थी, कहीं 11 साल की, तो कहीं 12 साल की। सब कुछ अलग था। पाठ्यक्रम, परीक्षा के तरीके, सब कुछ। बिल्कुल। तो एनईपी 1968 वो पहला गंभीर प्रयास था जिसने इस पूरे देश की शिक्षा को एक ही चित्र में, मतलब एक यूनिफॉर्म नेशनल सिस्टम ने पिरोने की कोशिश की। और इस साहसिक कदम का जो वैचारिक आधार था, वो कोठारी कमीशन ने तैयार किया था, है ना? 1964 में। हाँ, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का पहला ही वाक्य था, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है। मतलब राष्ट्र निर्माण का काम फैक्ट्रियों में नहीं, स्कूलों में हो रहा है। बिल्कुल। और इस नीति के उद्देश्य बहुत स्पष्ट थे, जैसे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और समाज में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ताकि लोग पुरानी रूढ़ियों से बाहर आ सकें। और हाँ, नोट्स में एक बहुत ही अहम हॉट टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। वो है शिक्षा का नया आर्किटेक्चर, 10+2+3 की संरचना। 10+2+3 का ये ढांचा एनईपी 1968 की सबसे अधिक पहचानी जाने वाली विरासत है। मतलब आज भी हम इसे जानते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक और एनोलॉजी का उपयोग करता हूँ। इसे पूरे देश में रेलवे ट्रैक के गेज को एक समान करने जैसा माना जा सकता है। हाँ, ब्रॉड गेज या मीटर गेज वाला कॉन्सेप्ट है ना। एग्जैक्ट। अगर हर राज्य में रेलवे ट्रैक की चौड़ाई अलग हो, तो एक ट्रेन पूरे देश की यात्रा कैसे करेगी? हर बॉर्डर पर ट्रेन बदलनी पड़ेगी। क्या 10+2+3 से पहले छात्रों का एक राज्य से दूसरे राज्य जाना ऐसा ही एक दुस्वप्न था? मैं कहूंगी बिल्कुल था। सोचिए, अगर किसी के माता पिता का तबादला बंगाल से मद्रास हो जाए, एक राज्य में बच्चा 9वीं में है तो दूसरे में नियमों के चक्कर में उसे फिर से 8वीं पढ़नी पड़ सकती थी। ये तो सच में बहुत बड़ी परेशानी थी। हाँ, तो इस 10+2+3 ने रातों रात उस रेलवे ट्रैक को पूरे भारत में मानकीकृत कर दिया। लेकिन ये सिर्फ वर्षों की गिनती नहीं थी। तो फिर इसके पीछे का विज्ञान क्या था? मतलब सिर्फ साल ही तो बांटे गए थे? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विज्ञान काम कर रहा था। मतलब छात्रों की मानसिक परिपक्वता के हिसाब से विषयों की गहराई तय की गई। शुरुआत के 10 साल सामान्य शिक्षा के लिए थे। अच्छा, मतलब सबको एक जैसा ही पढ़ना था शुरुआत में? हाँ, इसका उद्देश्य किसी को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना नहीं था, बल्कि एक जागरूक नागरिक तैयार करना था।
सबको गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पढ़ना था। और यही वो 10 साल की शिक्षा थी जिसने हम सबको 10वीं के बोर्ड एग्जाम के उस भारी तनाव से जोड़ दिया जो आज भी हर बच्चा महसूस करता है। बिल्कुल, ये सामूहिक अनुभव ही तो राष्ट्रीय एकता का हिस्सा है। फिर आते हैं अगले 2 साल, मतलब हायर सेकेंडरी, 11वीं और 12वीं। जहां बच्चे अपनी स्ट्रीम चुनते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। एकदम सही, ये अन्वेषण का समय है। और अंत में 3 साल का ग्रेजुएशन, जहां आप विशेषज्ञ बनते हैं। तो ये नागरिक बनने से विशेषज्ञ बनने की एक पूरी यात्रा थी। ये तो बात हुई उस रेलवे ट्रैक की, लेकिन यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब ट्रैक तय हो गया तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उन कक्षाओं के अंदर पढ़ाया क्या जाए और किस भाषा में पढ़ाया जाए। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था उस समय के भारत में। मतलब जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, वहां ये कोई छोटा फैसला नहीं था। यही से त्रिभाषा सूत्र का जन्म हुआ, है ना? बिल्कुल, त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसका सीधा सा मतलब था कि हर छात्र को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा। लेकिन यह मैं थोड़ा पीछे धकेलना चाहूंगा। क्या छोटे बच्चों पर, खासकर उन बच्चों पर जो अपने परिवार की पहली पीढ़ी थे, स्कूल जाने वाले, उन पर एक साथ 3 भाषाएं थोपना, क्या ये बहुत बड़ा बोझ नहीं था? ये बहुत ही जायज सवाल है और सतह से देखने पर ये एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ लगता भी है ना? मतलब उन्हें साक्षर होने में ही संघर्ष करना पड़ रहा था। हाँ, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका उद्देश्य बच्चों को परेशान करना नहीं था। उस समय भारत एक गहरे भाषाई विभाजन से गुजर रहा था, खासकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच, राइट? बिल्कुल। त्रिभाषा सूत्र इस विभाजन को पाटने का एक प्रयास था। इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि गैर हिंदी भाषी राज्यों के बच्चे हिंदी सीखें, ताकि वो उत्तर भारत से जुड़ सकें। हाँ, और इसके बदले में उत्तर भारत के बच्चे, जैसे यूपी या बिहार के बच्चे, कोई दक्षिण भारतीय भाषा सीखेंगे और अंग्रेजी एक संपर्क भाषा का काम करेगी। मतलब ये विचार बहुत ही आदर्शवादी था कि यूपी का एक बच्चा अपने स्कूल में तमिल या मलयालम सीख रहा है। ये भाषा को एक सेतु बनाने की कोशिश थी। एकदम सही कहा आपने, एक सेतु। और इसमें भारतीय भाषाओं और संस्कृत को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। तो ढांचे और भाषा को समझने के बाद अगर हम समाज के नजरिए से देखें तो इन नोट्स में कॉमन स्कूल सिस्टम का जिक्र है। ये असल में क्या था? कॉमन स्कूल सिस्टम का सीधा सा मतलब था एक ऐसी व्यवस्था जहां समाज का कोई विभाजन ना हो, मतलब जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। तो एक अमीर का बच्चा और एक गरीब का बच्चा एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ेंगे। बिल्कुल, समान गुणवत्ता वाली शिक्षा। और इसके साथ ही 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी यूईई की बात भी कही गई। अरे 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा, तो क्या यही वो बीज था जिससे बाद में 2009 में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई बना? हाँ, बिल्कुल वही नींव थी ये। इसके अलावा इसमें शिक्षकों पर बहुत जोर दिया गया। मतलब नीतिकार जानते थे कि बिना अच्छे शिक्षक के कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो शिक्षकों के वेतन और ट्रेनिंग में सुधार की बात की गई होगी। हाँ, वेतन बढ़ाना, समाज में उनका सम्मान बढ़ाना, क्योंकि एक हताश शिक्षक कभी राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकता। और साथ ही विज्ञान और अनुसंधान पर भी फोकस किया गया। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल आता है। कॉमन स्कूल बनाना, मुफ्त शिक्षा देना, शिक्षकों के वेतन बढ़ाना, इन सब के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। हाँ, और यहीं पर वो आंकड़ा आता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जीडीपी का 6%। तो इस सबका क्या मतलब है? मतलब 1968 के समय में जब देश गरीबी से जूझ रहा था, 6% जीडीपी शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य, क्या ये हवा में तीर नहीं था? ये महत्वाकांक्षी जरूर था, लेकिन हवा में तीर नहीं था। कोठारी कमीशन ने वैश्विक मानकों के आधार पर यह आकलन किया था। मतलब उन्हें पता था कि बिना बड़े बजट के कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, नीतिकारों को स्पष्ट था कि शिक्षा कोई खर्च नहीं है, बल्कि ये देश के भविष्य में एक निवेश है। निवेश, ये बात तो सही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि नीतियां कागजों पर बहुत अच्छी लगती हैं। जब वो सुदूर गांव की धूल भरी सड़कों पर पहुंचती हैं तो असलियत कुछ और होती है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। किसी भी बेहतरीन विजन और उसके कार्यान्वयन के बीच की जो खाई है, वो एनईपी 1968 में भी साफ दिखी। मतलब जमीनी हकीकत पर ये नीतियां दम तोड़ गईं। काफी हद तक। सबसे बड़ी समस्या वित्तीय बाधाएं ही थीं।
वो जीडीपी का 6% का लक्ष्य कभी पूरा ही नहीं हो पाया। तो पैसे की कमी से स्कूल सिर्फ चार दीवारी बन के रह गए होंगे। हाँ, पीने के पानी की कमी, किताबों का ना होना और क्षेत्रीय असंतुलन भी जारी रहा। कुछ राज्यों ने 10+2+3 जल्दी अपना लिया, कुछ ने नहीं। और वो त्रिभाषा सूत्र, उसका क्या हुआ? तो उसका हश्र तो और भी बुरा हुआ। उत्तर भारत के स्कूलों ने कभी गंभीरता से कोई दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ाई ही नहीं। उन्होंने उसकी जगह संस्कृत को रख दिया। जिससे वो जो उत्तर दक्षिण के बीच पुल बनाने का मूल उद्देश्य था वही खत्म हो गया। बिल्कुल। तो अगर परीक्षा के लिए एक त्वरित वन लाइनर सारांश दें तो ये पहली नीति थी, कोठारी कमीशन पर आधारित 10+2+3 का ढांचा, त्रिभाषा सूत्र और 6% जीडीपी का लक्ष्य। तो भले ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाई, लेकिन इसने भविष्य की नीतियों जैसे 1986 की नीति के लिए एक मजबूत नींव तो रखी थी। एकदम सही। इसने कम से कम देश को एक दिशा में चलना तो सिखा दिया। तो कुल मिलाकर एनईपी 1968 ने आधुनिक भारतीय शिक्षा का वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसका असर हम आज तक देखते हैं। हाँ, वो पजल के टुकड़ों को एक फ्रेम में लाने वाली बात। आज के इस गहन अध्ययन में हमने इस नीति के लगभग हर पहलू को छुआ, लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो स्रोत सामग्री में तो नहीं है पर आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है। वो क्या है? 1968 ने हमें वो 10+2+3 का एक बहुत ही कठोर ढांचा दिया जिसने दशकों तक काम किया। लेकिन आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल लर्निंग के दौर में हैं, तो क्या कक्षाओं और वर्षों का ये फिक्स ढांचा सच में प्रासंगिक रह गया है? मतलब आप कह रहे हैं कि क्या भविष्य में ग्रेड या कक्षाएं ही खत्म हो जाएंगी? हाँ, सोचिए ना, क्या सीखने की गति पूरी तरह से व्यक्तिगत नहीं हो जाएगी? जहां कोई 10 साल या 3 साल का नियम ना हो, कोई छात्र अपनी क्षमता के हिसाब से एक विषय 3 महीने में खत्म कर ले और दूसरे में 3 साल लगाए। ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या वो कॉन्क्रीट का ढांचा जिसके लिए इतनी मेहनत की गई थी, अब इस डिजिटल अंतरिक्ष में पूरी तरह से नष्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल। जो ढांचा कल हमारी सबसे बड़ी जरूरत था, क्या वो आने वाले कल के असीमित ज्ञान की राह में एक रुकावट बन जाएगा? इस विचार पर मंथन जरूर होना चाहिए। आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।